नमस्कार दोस्तों, जीएस विद आशीष 1707 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज पार्ट नंबर 2 पढ़ लेते हैं प्रेसिडेंट का। अपन उस दिन पार्ट नंबर 1 पढ़ा था, उसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है। आर्टिकल नंबर 52। आर्टिकल नंबर 52 में कहता है भारत के एक प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है। और उनकी पोजीशन वैसी होगी जैसे ब्रिटेन के महाराजा जैसी है। ठीक है। फिर आर्टिकल नंबर 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। फिर 54 में आर्टिकल नंबर 54 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में प्रावधान है, जो अपन ने आयरलैंड के संविधान से लिया है। ठीक है। फिर आर्टिकल नंबर 55 में इलेक्शन प्रोसीजर है। ठीक है, जो अपन ने यूएसए के संविधान से लिया है। ठीक है। फिर आर्टिकल नंबर 56। आर्टिकल नंबर 56 में प्रेसिडेंट के टेन्योर के संबंध में है, 5 वर्ष के बारे में। ठीक है। और 57 में आर्टिकल नंबर 57 में राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र है। ठीक। 58 में उनके क्या था, क्वालिफिकेशंस हैं, अर्हताएं या योग्यताएं। 59 में कुछ सेवा शर्तें हैं। और 60 में ओथ है। और 61 में उन पर इम्पीचमेंट है। ठीक है। अब इससे आगे अपन चलेंगे जो सेकेंड पार्ट में है। ठीक है। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। ठीक है, आर्टिकल नंबर 70 में है। ठीक है। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, इसका मतलब क्या कि जैसे प्रेसिडेंट कहीं बाहर गए हुए, विदेश में गए हैं और वो देश में नहीं आ सकते और कुछ इमरजेंसी वर्क है, तो उनके कृत्यों का निर्वहन कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति। या तो वो बाहर गए हुए हैं या फिर पद पे रहते हुए भी अपने कृत्यों का निर्वहन करने के योग्य नहीं है, कोई बीमारी है या कुछ हो गया, तब की सिचुएशन में वो अपने पद के कर्तव्यों को करने के लिए कहता है सक्षम नहीं है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएंगे? उपराष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति जी हैं जो हैं उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे एज ए राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तब तब सीजीआई करेंगे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। और सीजीआई भी नहीं है तब सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट करेंगे। सीनियर मोस्ट जो जज होंगे सीजीआई के बाद में, वो इनके पदों का कहता है निर्वहन करेंगे। ठीक है। जैसे न्यायमूर्ति कहता है मोहम्मद हिदायतुल्ला, जो मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश भी है ना, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला, तो उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया हुआ है। ठीक है। तो यानी ये सीजीआई के रूप में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में बताया था मैंने आपको। ठीक है। सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब क्या आता है, ये तो हो गया क्या था आकस्मिक कृत्यों के बारे में कि जैसे राष्ट्रपति न रहे तो राष्ट्रपति के पदों का कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति, अब उपराष्ट्रपति भी न रहे तो सीजीआई, सीजीआई भी न रहे तो सीनियर जज ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट है। फिर इनके राष्ट्रपति महोदय के क्या था, वेतन भत्ते और पेंशन के संबंध में प्रावधान किया गया है, अनुसूची शेड्यूल नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है। अपन ने क्या था जब संविधान सभा पढ़ रहे थे तब देखा था लास्ट वाले पार्ट में कि 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। तो 12 अनुसूचियों में सेकंड नंबर की जो अनुसूची, एक में तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, सेकंड में जो है राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया। ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इन सभी केग हो गया, निर्वाचन आयुक्त हो गया, इन सभी लोगों के वेतन भत्ते और पेंशन के संबंध में प्रावधान है। तीसरे में क्या आता है, तीसरे में उनकी ओथ के संबंध में प्रावधान, पर याद रखिएगा शेड्यूल नंबर 3 में राष्ट्रपति की कहता है ओथ के बारे में नहीं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल नंबर 60 में उनके क्या बोलते हैं, आर्टिकल नंबर 60 में उनकी ओथ के बारे में प्रावधान किया गया, वहाँ पे नहीं है। ठीक है। तो ऐसी आगे अनुसूचियाँ भी हैं, आप बोलेंगे तो उसको भी पढ़ा देंगे। ठीक। तो क्या है, आर्टिकल नंबर ये शेड्यूल नंबर 2 में क्या दिया है, उनके वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में प्रावधान किया गया है। अभी भी मोदी सरकार जब आई है तब उन्होंने क्या किया है कि उनके प्रेसिडेंट के जो सैलरी है उनमें इंक्रीमेंट किया गया है। जैसे सेवन पे कमीशन में सब कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी है ना, उस हिसाब से इनकी भी सैलरी में इंक्रीज हुआ है। तो 5 लाख रुपए प्रति माह इनकी सैलरी है। ठीक है। और 18 लाख रुपए पेंशन प्रति वर्ष है। ठीक है। पहले 9 लाख रुपए होती थी, अभी 18 लाख रुपए पेंशन जो है प्रति वर्ष है, मतलब 1.5 लाख रुपए प्रति माह। ठीक है। अब राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 70 याद रखिएगा। ठीक है। आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। ठीक है। फिर क्या था, राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां हैं, जैसे नियुक्ति संबंधी शक्तियां, तो वो क्या करता है, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गया, सीजीआई हो गया, चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट हो गया। ठीक है। केग हो गया, सीसी, चीफ
इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल, यूपीएससी के चेयरमैन, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, ठीक है, एम्बेसडर हो गए, हाई कमिश्नर हो गए, इन सभी लोगों की क्या करता है, नियुक्तियां करता है। ठीक है, तो ये पावर होती है प्रेसिडेंट के पास में इनके अपॉइंटमेंट को लेकर। ठीक, फिर दूसरा कहता है विधायी शक्तियां हैं। तो विधायी शक्तियों में क्या कि संयुक्त बैठक का संयुक्त बैठक के लिए बोल सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय संयुक्त बैठक के लिए, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का आर्टिकल नंबर 108, ठीक है, 108 के लिए बोल सकता है। ठीक है, संयुक्त बैठक के लिए। और संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा के स्पीकर करते हैं, ना कि राज्यसभा के सभापति, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और क्या आता है पार्लियामेंट का क्या आता है, जो सेशन बुलाने के लिए भी बोल सकता है। ठीक है, तो और इस टाइप से विधायी शक्तियाँ उनकी, और भी विधायी शक्तियाँ, पर आप इतना ध्यान लीजिएगा, थोड़ी थोड़ी पढ़ना है आपको प्री के हिसाब से, मेन के हिसाब से तो पढ़ना नहीं है। अब सदस्यों का मनोनयन, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ जब मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा और लोकसभा के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे रहा था। तब मैंने बताया था कि एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा में एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन आर्टिकल 331 के तहत करते हैं, और आर्टिकल 83 के थ्रू, 80 सब क्लॉज 3 के थ्रू 12 सदस्यों का, जो कला हो गया, विज्ञान हो गया, साहित्य हो गया, समाज सेवा हो गया, ठीक है, खेल के क्षेत्र में क्या था, विशिष्ट योगदान वाले व्यक्तियों का मनोनयन जो है, या इसको नॉमिनेशन जो बोलते हैं, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और यही लोग, ये जो मनोनीत लोग हैं ना, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मैंने बताया था इलेक्टेड और दूसरे नॉमिनेटेड। आर्टिकल 123 में, 123 में यानी 123 में क्या है, अध्यादेश है। आर्टिकल 123 में अध्यादेश है, इसका उल्टा कर दोगे तो 213 हो जाएगा। ठीक है, 123 यहाँ 2 को इधर ला दो, 1 को इधर ला दो, 213 हो जाएगा। यहाँ पे वह राज्यपाल का अध्यादेश हो जाएगा। ठीक है, गवर्नर का अध्यादेश, जो स्टेट में होते हैं ना गवर्नर, उनका अध्यादेश हो जाएगा। तो अध्यादेश यहाँ पे राष्ट्रपति के अध्यादेश हैं 123 में। ठीक है, सुप्रीम कमांडर तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी जल सेना, थल सेना और वायु सेना, यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की कहता है चीफ कमांडर होते हैं। ठीक है, सुप्रीम कमांडर। ठीक है, यानी तीनों के जो सेना अध्यक्ष हैं इनको रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 72 में क्या है, पार्डन की, यानी कहता है क्षमादान की शक्ति दी गई है किनको, प्रेसिडेंट महोदय को। तो वो क्षमा किस प्रकार से कर सकते हैं, या तो क्षमा कर दें, या प्रविलंबन कर दें, ठीक है, या परिहार कर दें, या लघुकरण कर दें। ठीक है, लघुकरण कर दें। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये क्षमा, प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण। खैर ये इतना ज़्यादा डीप में मत जाइएगा, मैं तो ऐसे ही बता दिया हूँ, पर ये जरूर याद रखिएगा कि पार्डन की जो पावर है आर्टिकल नंबर 72 में यही पूछता है कि पार्डन किस आर्टिकल के थ्रू दिया जाता है, तो 72 के थ्रू। फिर कहता है कुछ इमरजेंसी पावर है, इमरजेंसी पावर में है 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगा देते हैं राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, यदि कोई बाह्य आक्रमण हो रहा हो अपने देश पे, या सशस्त्र विद्रोह के कारण जो है ना, सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो देश में नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं आर्टिकल 352 का यूज़ करके। ठीक है, फिर आर्टिकल नंबर 356 में कहता है, अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो चुकी है तो गवर्नर की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति शासन में पहले क्या होता था, जैसे जम्मू कश्मीर था, स्टेट था पहले, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगता था, वहाँ राज्यपाल शासन लगता था पहले। फिर वो राज्यपाल शासन जैसे ही खत्म होता था तो फिर प्रेसिडेंट रूल लगता था वहाँ पे। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगता था। वहाँ की केस में थोड़ा अलग था, पर अब ये सब चीज़ें समाप्त हो चुकी है। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 360 के थ्रू कहता है जो है इसमें इकोनॉमिक इमरजेंसी है। ठीक है, आर्थिक इमरजेंसी जो है, आर्थिक आपातकाल जो है, पर जो अभी तक भारत में कभी नहीं लगा, और ये मिनिमम कितना हो सकता है, 2 मंथ का हो सकता है, 2 मंथ्स का हो सकता है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। आर्टिकल 143 में जो प्रेसिडेंट महोदय हैं वो सुप्रीम कोर्ट से कहता है किसी भी संबंध में क्या ले सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं। ठीक है, सजेशन ले सकते हैं आर्टिकल 143 के थ्रू। ठीक है, और कहता है आर्टिकल 111 यानी 111, 101,
में क्या आता है, उनको वीटो पावर दी गई है, राष्ट्रपति महोदय को कुछ वीटो पावर दी गई है। और वो वीटो किस टाइप से हैं, एक तो आत्यंतिक वीटो है, एक निलंबनकारी वीटो है, एक जेबी है जिसको पॉकेट वीटो बोलते हैं। इसको कहता है ज्ञानी, एक बार ही यूज़ किया है ज्ञानी जैल सिंह जब प्रेसिडेंट थे, उन 1986 में डाकघर विधेयक संशोधन जो हुआ था ना, उस पर यूज़ किया था इनने जेबी या पॉकेट वीटो को। और एक विशेषित वीटो होता है, ठीक है। तो ये वीटो का पावर किस में है, आर्टिकल नंबर 111 में है, ठीक है। 143 में क्या दिया है, आर्टिकल 143 में कि प्रेसिडेंट जो है किसी भी चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, ठीक है। पर वो सलाह बाध्यकारी नहीं होती, ये जरूर याद रखिएगा। सलाह तो ले सकता है पर सलाह बाध्यकारी नहीं होती। यानी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जिस मसले पर प्रेसिडेंट ने सलाह मांगी थी दे दिया, तो उस सलाह को माने या ना माने ये प्रेसिडेंट के ऊपर है। ये ऐसा नहीं है कि वो मानना ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर आर्टिकल नंबर 239 में जरूर याद रखिएगा, जितने भी संघ शासित प्रदेश होते हैं, जितने भी यूटीज होती हैं, यूनियन टेरिटरीज होते हैं, मैंने उस दिन पूछा था कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, आपने कमेंट भी नहीं किया। 8 हैं, ठीक है। पहले होते थे 9, पर क्या है, दादर और नगर हवेली और क्या था है, दमन और दीव दोनों एक करा दिए, एक हो गए हैं। उधर जम्मू और कश्मीर और लद्दाख 2 नए बने थे, ठीक है। तो वो हुए थे 9, पहले 7 थे और 2 बने तो 9 हो गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पर इन दोनों का मर्ज भी हो गया है, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव का, ठीक है। तो वो एक बन गए हैं, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 239 के थ्रू जो सभी यूटीज हैं, वहाँ का जो प्रशासन है राष्ट्रपति महोदय के नाम से रेगुलेट होता है या चलाया जाता है, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा। 239 आर्टिकल नंबर 239 के द्वारा संघ शासित प्रदेशों में जो प्रशासन चलता है वो राष्ट्रपति महोदय के नाम से चलता है, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 341 और 342, ठीक है। 341 में क्या आता है, प्रेसिडेंट जिस भी जातियों को डिजिग्नेट कर दे कि ये क्या है, एससी हैं, तो उनको इसमें रखा जाएगा, ठीक है। तो उनको 341 में रखा गया है। यानी उनको पावर है कि किसी भी, यानी किस जाति को एससी में रखा जा सकता है, यानी शेड्यूल्ड कास्ट में, और किसको शेड्यूल्ड ट्राइब्स में 342 के थ्रू, ठीक है। फिर क्या होता है, आर्टिकल नंबर 70 में तो मैंने बता दिया था कि आकस्मिक कृत्यों का निर्वहन है। फिर 71 में क्या है, विवाद, जैसे कहता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड या वाइस प्रेसिडेंट में भी बताऊंगा ये वाला आर्टिकल। तो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट दोनों के इलेक्शन से रिलेटेड जो भी विवाद होगा वो सुप्रीम कोर्ट में सॉल्व होगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में सॉल्व होगा ये विवाद, ठीक है। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम। जो पहले प्रेसिडेंट थे तो सभी को पता ही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये ऐसे व्यक्ति थे जो 2 टाइम्स प्रेसिडेंट बने। आज तक इनको छोड़ के कोई 2 बार प्रेसिडेंट नहीं बना, 2 टाइम्स प्रेसिडेंट नहीं बना है और कंटिन्यूसली बने थे, ठीक है। तो ये तो पता ही है, ठीक। ये वही है जो संविधान सभा के कहता है स्थायी अध्यक्ष भी थे, ठीक है। बताया था ना इनको कब बनाए थे पहली बार। जो प्रेसिडेंट है वो डेट लिखिएगा कमेंट में, अगर आपने पढ़ा होगा तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया भी है, ठीक है। फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भी 2 टाइम्स वाइस प्रेसिडेंट रहे। जब राजेंद्र बाबू प्रेसिडेंट रहे तब राधाकृष्णन जी वाइस प्रेसिडेंट रहे 2 टाइम्स। और उनका जो 2 टाइम्स का टेन्योर जैसे ही समाप्त हुआ तो जो 3rd प्रेसिडेंट बने थे वो ये डॉक्टर राधाकृष्णन ही बने थे, ठीक है। फिर राधाकृष्णन जी तो 2 टाइम्स वाइस प्रेसिडेंट बने। और अभी एक जो है हामिद अंसारी जी, जो इनके पहले थे, वेंकैया नायडू जी के पहले, वो भी 2 टाइम्स क्या रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है। वीवी गिरी के जो निर्वाचन में क्या था, दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी, ठीक है। मैंने बताया था ना कि जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन की प्रोसीजर बता रहा था आपको, तो वहाँ 50+1% यानी 51% का जो कोटा होता है वो लेना ही होता है। यहाँ कोई ऐसा नहीं चलता कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी एक हाथ वोट भी जिसको ज़्यादा मिल गया तो जीत गया, ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनके जब निर्वाचन में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी, यानी पहले चक्र में किसी ने 50% का जो कोटा है हासिल नहीं किया था, ठीक है। फिर क्या था, एक बार चुनाव हारने के बाद दूसरी बार निर्वाचित हुए थे कौन, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे व्यक्ति थे जो एक बार तो चुनाव हार गए थे पर दूसरी बार निर्विरोध, यानी चुनाव ही नहीं लड़ना पड़ा, उनके अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तो नीलम संजीव रेड्डी जो है राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। पहली महिला आपको पता ही होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये पहले, उसके पहले क्या था, राजस्थान की राज्यपाल थी, ठीक है। राजस्थान की राज्यपाल थी प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल, ठीक है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा अपने एमपी से बिलोंग करते थे, इसलिए याद रखिएगा एमपी से बिलोंग करते डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। जहाँ तक मुझे याद है भोपाल से थे ये,
ठीक है। पहले दलित प्रेसिडेंट, ठीक है, ऐसा पूछ सकता है कि पहले दलित प्रेसिडेंट या एससी जो थे वो प्रेसिडेंट कौन थे, तो KR नारायण थे। और ये बहुत जाने माने क्या बोलते हैं, वे डिप्लोमेट भी थे, ठीक है, डिप्लोमेट थे KR नारायण जी, ठीक है। और दूसरे दलित जो प्रेसिडेंट है वर्तमान में जो रामनाथ कोविंद जी हैं 14वें प्रेसिडेंट, वो हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कार्यवाहक जो राष्ट्रपति थे। कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं अपने यहाँ। जैसे मैंने बताया था ना कि जब प्रेसिडेंट अगर अपने कार्यों को करने के लिए सक्षम नहीं हो, एबल नहीं हो, तो उनके जगह कुछ जो लोग राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति कहते हैं, ठीक है। तो वीवी गिरी भी कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी रहे हैं, जो मैंने बताया था, ये मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश भी रहे, मुख्य न्यायाधीश रहे हैं हाई कोर्ट के, ठीक है। और एक BD जत्ती साहब, ठीक है। ये 3 लोग रहे हैं इतिहास में जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं, पर उनमें से वीवी गिरी ही एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति, जो बाद में पूर्णकालिक राष्ट्रपति भी बने, ठीक है। पदावधि के दौरान जो मृत्यु हुई है 2 लोगों की हुई है, एक तो जाकिर हुसैन जी की और एक फखरुद्दीन अली अहमद की, ठीक है। फखरुद्दीन जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, इनकी मृत्यु के पश्चात ही ये लोग जो है ना, कुछ लोग इनमें से क्या था, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। तो मेरे चैनल को आशीष GS विद आशीष 1707 को दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रिव्यू तो इतने बताते हैं यार, पर लाइक कुछ भी नहीं करते हो आप लोग। पता नहीं लाइक करने में आपका क्या जाता है। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एक लाइक कर दीजिए और एक सब्सक्राइब कर दीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं मेरे लिए। थैंक यू।